कंपटीशन एग्जाम में जब पोस्ट निकलती, ठीक है, चाहे पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या व्यापम के लिए, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं। आपको सेलेक्ट होके दिखाना है उसमें कि 1400 में 1350 तो आ ही जाएंगे, मतलब इतना खतरनाक कैलकुलेशन रहता है। सुश्री अपूर्वा गुप्ते मैडम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैडम 2018 बैच की सीजीपीएससी क्रैक की हुई हैं और उनका रैंक 11वां रैंक रहा है और वर्तमान में मैडम स्टेट जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे पदस्थ है। और आप सभी के तालियों के बीच में मैडम को ये मैं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मुझे और सर को, तो हम दोनों को ही इनवाइट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद, जैसे मैं सर से भी डिस्कस कर रही थी कि जैसे हमारे सिलेक्शन के बाद एक बहुत लंबा टाइम हो गया, इस तरह का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाया है जॉब लगने के बाद, तो ये बहुत अच्छी एक कुछ चेंज लग रहा है मुझे। और दूसरा आप सबको भी थैंक यू इसलिए है क्योंकि अपना सैटरडे, सर ने कहा कि जो सीरियस नहीं रहते हैं डोसा वोसा खाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोग आए हैं तो ये इस चीज़ से ये समझ में आता है कि आप अपने करियर को लेके या आगे अपने सक्सेस को लेके कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी मुझे। रिस्पॉन्स जो लोग आए हैं मतलब उनका बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ कि जो आए हैं ज़रूर कुछ ना कुछ हम ऐसा आउटपुट आपको देंगे या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आपको पता चलेगी जिससे हो सकता है आपकी तैयारी में कहीं कुछ चूक रहा होगा थोड़ा बहुत, तो हम उसके लिए आपको मदद कर पाएंगे। सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। मेरे पूरा जो एजुकेशन रहा, मेरी जितनी पढ़ाई रही, चाहे स्कूलिंग बोल लीजिए या कॉलेज बोल लीजिए, बिलासपुर से ही हुआ है, ठीक है। प्रॉपर बिलासपुरिया जो रहते हैं ना, वैसा प्रॉपर बिलासपुरिया हूँ मैं, ठीक है। पोस्ट जब सीजीपीएससी में 2018 बैच सीजीपीएससी से मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, 11th रैंक जैसे सर ने बताया, और अभी वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे रायपुर में मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे चेहरे तो ऐसे दिख रहे हैं जिनके साथ मैंने भी कभी तैयारी की, मतलब कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे मुझे और ये तो देखिए सीजीपीएससी क्या है, स्टार्टिंग से ही जैसा मैं अपने तैयारी के समय भी सोचती थी कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारे पेशेंस को चेक करता है, ठीक है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का एग्ज़ाम मतलब एक इतना लंबा 1 साल लग ही जाता है रिजल्ट आने में, तो पीएससी प्योरली आपके पेशेंस को चेक करता है। पीक्यू सब होना चाहिए लेकिन पेशेंस होना चाहिए पीएससी के लिए, क्योंकि 1.5 साल आप किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो आपको वो कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम तैयारी करते हैं ना तो बहुत कम ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी जब तैयारी करेंगे ना तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ये तो नहीं हो सकता है, ये बहुत टफ है, ठीक है, 1 साल 1.5 साल तो एग्ज़ाम में मतलब रिजल्ट आने में लग जाता है, तो किसी और चीज़ की तैयारी कर ले, ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसे आप लोगों को आपके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे उस चीज़ के लिए कि नहीं तू कर सकता है वाला, तो हमको वो एक ग्रुप खोजना है, ठीक है। बिलासपुर में जब मैं तैयारी कर रही थी पीएससी, चूँकि मैं ऐसा बोल सकती हूँ सर कि यूपीएससी के लिए अगर दिल्ली हब है तो पीएससी के लिए बिलासपुर हब है, मतलब एक पीएससी मतलब पीएससी वाला दिल्ली है, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ जिस हिसाब से कोचिंग होती है बिलासपुर में, वो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी मतलब छत्तीसगढ़ के किसी और जिले में भी उस हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है आप लोग। और दूसरा चीज़ ये कि जो लाइब्रेरी कल्चर, जैसे मैं डिस्कस भी कर रही थी कि मेरे तैयारी के समय लाइब्रेरी कल्चर मैंने उतना ज़्यादा नहीं देखा था। डिस्कशन होता था, कुछ अच्छे फ्रेंड सर्कल्स थे जिसके साथ मैंने तैयारी की, ग्रुप डिस्कशन किए, नोट्स शेयरिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक जो लाइब्रेरी वाला जो कल्चर है वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है यहाँ, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको क्या होता है, देखो हम जब पेपर में
लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत वो वाली चीज़ बता रही हूँ कि जो बहुत कॉमन होता ही है सबके साथ, जो मेरे साथ भी हुआ, जिसके कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हुआ था मेरा बीपीएससी। हम हमेशा जब लिखते हैं पेपर या आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस के लिए स्पेशली बता रही हूँ, हमको हमेशा यही लगता है कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और 99% लोगों के साथ वो होती ही है, और उस 99% में मैं भी शामिल हूँ कि लिख दिया है मतलब वो सही ही होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि एक ऐसा ग्रुप रहे, ठीक है, जिसके साथ आप उस अपने जो आंसर राइटिंग है उसको शेयर करें और वो उसमें नेगेटिव चीज़ खोज के बताएं, ठीक है। जब मेरे टीचर्स ऐसा बोलते थे कि जब क्रैक नहीं हुआ था मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं यही सोचती थी कि यार मैंने लिखा है तो मतलब ऐसा क्या गलत लिखा है, मतलब सब कुछ तो सही है, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, सारी चीज़ें लिखी, फिर क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज़ हमेशा ना अपने दिमाग में गार्ड बांध के बैठना कि कंपटीशन एग्जाम में जब पोस्ट निकलती, ठीक है, चाहे पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या व्यापम के लिए, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी जैसे न्यूज़ में ही आया था कि मान लीजिए ऑन एन एवरेज 200 पोस्ट निकल रही है अगर पीएससी के लिए, तो एप्लीकेशन 1.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं उनके पास, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको सेलेक्ट होकर दिखाना है उसमें, ठीक है। अपनी गलतफहमियों को पहले दूर करने जाना पड़ेगा, तब आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ वही सही और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपकी कंडीशन वो हो जाएगी कि आप उन 99% जो गलतफहमी वाले लोग होते हैं ना उसमें शामिल हो जाएंगे। हमेशा ये सोचिए कि यार नहीं, ये मेरे को रिजेक्ट करने बैठा है, मेरे को सेलेक्ट होके दिखाना है उस चीज़ में, ठीक है, तब हो पाएगा वो चीज़, ठीक। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब हम मेंस लिखे थे, मतलब मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखा था, तब यही सोचा था कि लिख दिया मतलब ठीक ही होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन तो 7 नंबर तो दे ही देगा, होता है ना कैलकुलेशन, हर कोई करता है, जब पेपर से आ जाओ यार ये 8 नंबर का ना, इसमें 7 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो जब हम अपना टोटल करते हैं तो हमको तो लगता है कि 1400 में 1350 तो आ ही जाएंगे, मतलब इतना खतरनाक कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या आया, मेरा भी वैसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तब फिर मैंने ये अपने गलतियों को फिर मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मेरे को लगता है कि इन जनरल पढ़ाई के समय या प्रिपरेशन के समय सबके साथ होता है, ठीक है। तो वो गलतफहमी अपने को दूर करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्री पास आ रही है, अभी सबका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो 150 प्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो प्री के लिए ऐसा है कि अब पहले जैसा होता था कि बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो हमेशा ही आते थे, ठीक है, रिपीट हो जाते थे, चाहे हिस्ट्री के बोल लो, चाहे तुम पॉलिटिकल साइंस, मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लो, चाहे आप ज्योग्राफी के बारे में बोलो, कुछ एक क्वेश्चन है जो हमेशा ही आएंगे, ऐसा होता था। पर अब जो है सीजीपीएससी का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। तो समय के साथ हमारी तैयारी में भी बदलाव होना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हम ये इसी टाइप से तैयारी करते रहेंगे तो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले जिसने तैयारी की होगी, अब अगर उनको बोलोगे कि उसी पैटर्न में अब अगर प्री लिख के दिखाओ या मतलब आंसर लिख के दिखाओ, तो शायद वो भी बंदा सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमको अपनी तैयारी का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। एक रूढ़िवादी तरीके से अब हम नहीं चल सकते, ठीक, क्योंकि धीरे धीरे सीजीपीएससी का भी अप्रोच जो है या क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है या जिस हिसाब से, वो भी धीरे धीरे यूपीएससी के जैसा होते जा रहा है, ठीक है। तो हमको भी धीरे धीरे अपने तैयारी को उस हिसाब से अपने को मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, देखो जनरल नॉलेज जैसा पहले हम प्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीएस के जो क्वेश्चन थे, पहले क्या होता था, हिस्ट्री के लगभग 60% क्वेश्चन हिस्ट्री और 40% इंडिया, इस टाइप का एक जीएस डिजाइन होता था। ये बहुत सारा, अगर आपने छत्तीसगढ़ पढ़ लिया है तो आपका पीएससी का प्री तो जीएस वाला पेपर निकल जाएगा, फर्स्ट पेपर जो रहता है। अब क्या हो गया है, ये जस्ट उल्टा हो गया है,
60% इंडिया और 40% आपका छत्तीसगढ़। इस टाइप का भी एक आप पीएससी में प्री में पैटर्न देखोगे। ठीक है, तो आपको अब अपने तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉड सोचने की जरूरत है। ठीक, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कई लोग सोचेंगे कि यार ये हर कोई बताता है, लेकिन ये हर कोई इसलिए बताता है क्योंकि ये जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, और आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन का फॉर्मेट आते जा रहा है, वो किसी भी न्यूज में से कुछ भी उठा के पूछता है। तो सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसी चीजें, अब देखो किसी ने किसी को मारा, ये तो कोई नहीं पूछेगा ना, तो हमको भी सेलेक्टिव न्यूज ही पढ़नी है, लेकिन उसको भी हमको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़नी है ऐसा। ठीक है, जिनको याद होता है, कुछ को सुन के ही याद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ना, जैसे मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने बहुत सारी ना न्यूज में सुनती थी। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन एडिटोरियल में कई बार क्या होता है, किसी चीज के बारे में एक पर्सन का जो व्यू है ना, हमको वही पता चलता है। ठीक है, अगर वो चीज उसको नेगेटिव लगती होगी तो वो उसके बारे में उसी टाइप से लिखा होगा, अगर वो चीज उसको पॉजिटिव लगती होगी तो उसके बारे में पॉजिटिव ही लिखा होगा। ठीक है, तो उस पर्सन का एक ही व्यू पता चलता है, लेकिन हमको पेपर में दोनों व्यू लिखने होते हैं, इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा। ये जनरली हमको न्यूज में जो डिबेट्स होती है ना, उनसे पता चलता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर मतलब ऐसे राइटिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे मतलब मुझे भी इसने बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि एक चीज के बारे में मुझे दोनों व्यू पता चल जाते थे। ठीक है, जैसे उस समय बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था जब मुख्यमंत्री जी की योजना आई थी नरवा गरबा के बारे में, उस समय एसे में भी आता था, पेपर के बारे में भी आता था। खामियों को कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी कब, जब आप डिबेट वाली पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो डिबेट यानी जैसे राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, ये ज्यादा मतलब मैंने अपने प्रिपरेशन के समय इसको सुना। ठीक है, तो वो आप चालू कीजिए उसको सुनना। खैर अभी वो टाइम नहीं है कि आप उसको, क्योंकि आपको अब क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, अब एक महीना नया कुछ भी करने से अच्छा जो आपने 11 महीने किया है उसको रिवाइज करो। ठीक, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ता होगा, तो अब कोशिश ये करो कि ठीक है 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, बिल्कुल हो सकता है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ भी, लेकिन उसमें 90% पार्ट ना आप रिविजन का रखिए, और 1 घंटा भले कुछ नया चीज पढ़िए। पर अब अगर आप बोलेंगे ना कि मैं 5 घंटा नया कुछ पढ़ूंगा और 1 ही घंटा रिवाइज करूंगा, तो वो फिर आपका पेपर में फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फिर पेपर में आप भूलते चले जाएंगे। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे से जैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार पीएससी में, मतलब प्री में। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, पॉइंट का डिफरेंस दे देता है। ठीक है, परसेंट में 1-2% का डिफरेंस दे देता है। तो ये तब तक आपको याद नहीं होगा जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे। इवन एक बार ना पेपर में जाने के पहले भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर चीज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, चाहे आप प्री के लिए तैयारी करो, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी करो, क्योंकि मेंस में जब आपके पास सेकंड पेपर से पहले 2 घंटे का जो टाइम रहता है ना, उसमें पूरी बुक को रिवाइज करने से अच्छा वो एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, वो आपके 2 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे, बुक रिवाइज नहीं होगी। ठीक, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। तो अब जिसने बना लिया है वो रिवाइज कर लो उसको। अगर किसी के दिमाग में ना ये 2 चीजें चल रही है कि मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ कि अंदर हूँ, वो बाहर ही, ठीक है, ये अंदर बाहर वाले बाहर ही रहते हैं। जिनको पता है कि हम अंदर हैं, वो अपना टाइम पास नहीं करते, वो तैयारी में लग जाते हैं। ठीक, तो अब चूंकि अब आपने टॉपिक छेड़ दिया तो मैं अपना भी बता देती हूँ एक्सपीरियंस कि जिस अटेम्प्ट में मेरा पीएससी निकला 2018, ठीक है, ऐसा कि कितना कट ऑफ जाएगा या क्या मेरे दिमाग में भी था। ठीक, लेकिन ना मैंने अपने आप को शांत किया उस समय। पहले दिन आपको लगेगा पेपर से आने के बाद कि कट ऑफ में अंदर है कि बाहर है, पर वो आंसर की आ जाती है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक श्योरिटी आ गई थी कि कट ऑफ कितना भी जाएगा अंदर हो जाएंगे।
ठीक है, आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, आपको प्री में टॉप थोड़ी करना है। उसको टॉप करके अगर आपको पोस्ट दे देंगे पीएससी वाले तो फिर कोई बात है ना, वो तो मतलब नहीं है, आपको केवल अंदर होना है। ठीक है, तो वो एक ना आंसर की देख के समझ में आ जाता है। तो उस समय मेरा भी वही था कि जो आप पेपर दे के जब मैं आई तो दिमाग में था कि अंदर हूँ कि बाहर हूँ, वैसा वाला। फिर शांत किया, ठीक है, समझ में आ गया कि एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है, मतलब अंदर हो जाएंगे। अब वो पीएससी में सोचने को कि कट ऑफ कितना जाए। अगर पीएससी के लिए हम भी यही काम करते कट ऑफ डिसाइड करने का, तो फिर पीएससी के पास क्या बचेगा करने के लिए। ठीक है, तो हमको तैयारी करनी है। तो बहुत सारे लोग जो कट ऑफ अभियान चलाते हैं उनसे दूर रहिएगा। ठीक है, वो अपनी तैयारी में नेक्स्ट डे से आप लोग भिड़ जाइएगा। ठीक, तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और इधर किसी का क्वेश्चन था, ऐसी बोल दो, सुनाई तो दे। तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन स्टेट के क्वेश्चन नहीं आते या फिर उन्हें पीएचडी करना है क्या इस चीज़ पे। तो इस अप्रोच के साथ हम, जैसे आपने बताया कि पैटर्न चेंजेस होते जा रहे हैं, पैटर्न में बदलाव आ रहा है काफ़ी हद तक जो ट्रांजिशन टाइप है, तो हम लोग सिलेक्शन मेथड कैसे रखें कि हमें इस टॉपिक से पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को छोड़ना चाहिए। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने पूछी। और अब वो टाइम भी आ गया है कि हमको मतलब 1 महीना जो आपके पास बचा होगा मोटा मोटा, इसमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है हमारा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी उन्होंने। देखो क्या होता है, अभी तो 2 साल से चूँकि थोड़ा सा पीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाला अप्रोच काम में आ जाएगा। पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको उठाओ। ठीक है, उसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे का कोई एक क्वेश्चन है जो हमेशा मतलब उस चैप्टर से पूछता ही, जैसे मान लो विद्युत से पूछता है या योजना से पूछता है, तो ये योजना बहुत हाईलाइटेड थी, इससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो वो आपको ना 5 साल 6 साल का जब क्वेश्चन पेपर उठा के वो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन हाँ, ये भी एक चीज़ होती है, मैं बोल रही हूँ इससे क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है ना। 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के अगर कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो सकता है उस चैप्टर से मतलब इतिहास का कोई पार्ट है, ठीक है, तो इतिहास का वो सवाल ना आके हो सकता है उस पार्ट से कोई दूसरा सवाल पूछ ले। ठीक है, तो आपको वो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के ही समझ में आता है। ठीक, और जो आपके फ्रेंड बोलते हैं कुछ पार्ट में सही है, पीएचडी नहीं करना है वाला, ठीक है, लेकिन चूंकि आपको आंसर राइटिंग में इसमें करना पड़ेगा तो आप कुछ भी लिखोगे तो नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो जितना जानो उतना सही जानो। ठीक, सब कुछ जानोगे तो फिर एक ही टॉपिक में उलझ के रह जाओगे। ठीक है, लेकिन जितना जानिए उतना मतलब सफिशिएंट जानिए उस चीज़ के बारे में। ठीक, मैम मैंने 2020 में अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेंस लिखी थी, लेकिन मेरा मेंस में ऐसे जो पेपर था उसमें काफ़ी कम मार्क्स आए थे एंड मैंने उस पर बहुत ट्राई किया कि मैं गलतियाँ ढूंढूँ, बट मुझसे हो नहीं पाया वो चीज़। एंड मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, फिर भी मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मेरा जो कैसे का पेपर है वो इस बार अच्छा जाए। इन फ्यूचर अगर मेरा प्ले निकल गया तो हाँ, अरे निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, सब मुझे देखो। ऐसे के लिए क्या है, हमको ना जब हम तैयारी करते हैं जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे आपने बोला, तो जनरली ना हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या लिखना है। क्योंकि हम क्या होता है, जैसे हम अपने स्कूल के टाइम में कई लोग निबंध, जैसे हिंदी मीडियम वाले निबंध लिखते हैं, है ना, ऐसे तो हम लोग ना वैसी टाइप का लिखने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमको थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा वो सोचता है किसी योजना के बारे में, किसी समस्या के बारे में, हमको वैसा टाइप का अप्रोच रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि आपको डिबेट वाला जो पार्ट जो मैंने बता रही थी कि न्यूज़ चैनल में जो डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वाली डिबेट नहीं, जिससे हमारा ऐसे वाला जो पेपर है उसका काम वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो लोकसभा राज्यसभा टीवी में ना कुछ चैनल्स आते थे उस समय, ठीक है, अभी भी आते होंगे, वो यूट्यूब चैनल में भी उनका डला रहता है। ठीक है, उसको ना आप ज़रूर से रोज़ सुनिए।
ठीक, उससे क्या होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको उनके दोनों व्यू पता चलेंगे। ठीक, जब आप निबंध का पेपर लिखोगे, स्पेशली ऐसे वाला जो पेपर रहता है ना, उसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में मतलब दोनों पार्ट लिखने हैं। ठीक है, और ये तो केवल ऐसे की बात नहीं है, ये ना मैं हर पेपर के लिए बता रही हूँ या हर आंसर के लिए भी बता रही हूँ कि आपको उसका पॉजिटिव पार्ट भी लिखना है, उसका नेगेटिव पार्ट भी लिखना है, और जब एंड करोगे ना अपने आंसर को, तो इस नोट के साथ एंड करना है कि इस नेगेटिव पार्ट को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि जब आप किसी विभाग में जब पदस्थ होंगे तो आपसे हमेशा यही उम्मीद की जाएगी कि आपके सामने ये समस्या है, चाहे आप राजस्व के पोस्ट में जाओ या कोई ऐसी पोस्ट में जाओ जो रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक समस्या आई है और इस समस्या को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक, यही आपसे उम्मीद की जाती है। तो ये आपको पीएससी का जो ये प्रिपरेशन जो है ना, वो आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है। ठीक, हर आंसर में यही अप्रोच रखना है कि आपको पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, और उस नेगेटिव को कैसे दूर करना है वो भी बताना है। ठीक, ऐसे वाले में क्या होता है, जैसे समस्या के बारे में पूछा, नक्सल समस्या के बारे में जनरली पूछता है जैसे, है ना, तो हम क्या होता है सिर्फ समस्या गिनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम जब किसी विभाग में जाएंगे, शासन का जब हम अंग बनेंगे, तो हमको ना समस्याएं थोड़ी गिनानी है, हमको तो समस्या को दूर करने के लिए पदस्थ किया जा रहा है ना। ठीक है, तो हमको अपने ऐसे वाले पेपर में दोनों चीज़ों को कवर करते चलना है। ठीक, तो हमको वो कैसे पता चलेगा, जब आपके सामने उन दोनों व्यूज को रखने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, जो आपको उस समस्या का पॉजिटिव भी बताए और दूसरा व्यक्ति आपको उस समस्या का नेगेटिव भी बताए। ठीक, जब हम पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो वही मैं बोल रही थी कि आपको एक ही पार्ट पता चलता है उस समस्या के बारे में, या तो वो पॉजिटिव लिखेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला चीज़ छूट जाएगा, या तो नेगेटिव लिखेगा, पॉजिटिव वाला चीज़ छूट जाएगा। ठीक, इसलिए बोल रही हूँ कि वो डिबेट मुझे बहुत काम आई थी अपने ऐसे वाले पेपर के लिए, क्योंकि मेरे को एक टॉपिक के दोनों पहलू पता थे। ठीक, और लास्ट का कंक्लूजन हमेशा हर आंसर का हर पेपर के लिए हमेशा पॉजिटिव नोट्स के साथ ही खत्म होना चाहिए। ठीक, वो होता है आपका बेस्ट आंसर, उसमें आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे हवा में बोलने वाला चीज़ नहीं, ये खुद भी अनुभव करें। कुछ लोग तो मेंस दिलाए होंगे शायद, ठीक है, जैसे मैडम ने कहा कि उन्होंने मेंस लिखा है, बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस लिखे होंगे बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि हम ना किसी चीज़ के एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं कि उसके दूसरे पहलू को बताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, या हमारे पास वो जगह ही नहीं रहती है। ठीक है, अब अगर सीधी लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो हमारी जो आंसर कॉपी है उसमें इतना स्पेस ही नहीं रहता है। हम 75% तो समस्या ही गिना दिए, 5% उसका पॉजिटिव बना दिया और बस बचा हुआ हम उसको खत्म कर दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ी आंसर बोलेंगे, आपको बैलेंस करना है। ठीक, तो उसके लिए ऐसे के लिए आप वो डिबेट वाली चीज़ सुनिए, ठीक है, उससे वो कवर हो जाएगा। स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं मैडम को कि आपने हमारे इस इवेंट के लिए ही रायपुर से बिलासपुर आई हुई हैं और हमारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट की हैं, तो इसके लिए हम आप मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।